गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करने जा रहे हैं इनफज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम फ्रिक्शन वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सेक्शन थर्ड को स्टार्ट करेंगे इनफैक्ट, और सेक्शन थर्ड के अंदर हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। तो आज का लेक्चर जो होगा वो एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन थर्ड। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो फटाफट अपन समझेंगे। तो बिना टाइम लिए हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है आइए समझते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एक इंक्लाइंड प्लेन के सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होता है। अब वो सिचुएशन क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। आपके पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और आपने इसको ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने क्या रखा है, एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड है। फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने सपोज कीजिए एक ब्लॉक रखा जिसका मास स्मॉल m है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा अपन एनालाइज करते हैं। अगर अपन ग्रेविटी की बात करें तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। mg फोर्स के अपन दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, एक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg साइन थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन mg cos थीटा। ये कंपोनेंट करना हमने सीखा है NLM के अंदर। और इसके अलावा एक यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी इसको लगने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा को काउंटर बैलेंस कर लेगा, और ये mg sin थीटा है वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव कराने की टेंडेंसी रखेगा। तो अगर ये इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और इंक्लाइन प्लेन और आपका ब्लॉक दोनों अगर रफ दे रखा है तो क्या करेगा, इसके मोशन के टेंडेंसी को अपोज करेगा फ्रिक्शन, और वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, शुरुआत में क्या होगा, जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू कम है, तो अगर थीटा की वैल्यू कम होती है तो mg sin थीटा की वैल्यू कम होगी और वो इन जनरल लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा। तो तब वाले केस को अपन यहाँ पे फटाफट ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी वो वाला केस अपन देख रहे हैं जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है, ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा को बैलेंस करने वाला है। नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन जो होगा वो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए, ये स्टैटिक होना चाहिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग से छोटा होता है, और लिमिटिंग का फॉर्मूला है μs इंटू एन। μs क्या हो गया, इन दोनों सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन अपन इसे कह सकते हैं। फ्रिक्शन स्टैटिक है और स्टैटिक लिमिटिंग से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, नॉर्मल को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल लेते हैं। क्या निकल के आया भाई, स्मॉल f की वैल्यू mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू लेस देन μs इंटू n, और n के जगह पर आपके पास आ जाता है mg cos ऑफ थीटा। mg आप फटाफट लेफ्ट साइड कैंसिल कर सकते हो। साइन थीटा कॉस थीटा को इस साइड लेके आएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा बनता है, और tan थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो μs से छोटी होनी चाहिए। किसके लिए ये कंडीशन, किसके लिए होना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन स्टैटिक है। फ्रिक्शन स्टैटिक है मतलब ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर गिर नहीं रहा है, फ्लो या आप कह सकते हो फॉल डाउन नहीं कर रहा है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू μs से छोटी होती है तो आपका जो ब्लॉक होगा वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर tan थीटा की वैल्यू μs से अधिक हो जाता है तब ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, यानी फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं लगेगा, रादर काइनेटिक लगेगा, और ब्लॉक आपका डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगर मान लीजिए थीटा पहले आपका जीरो था, थीटा जीरो था यानी सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल था। अब अपन क्या कर रहे हैं, धीरे 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 थीटा को बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे थीटा को बढ़ाओगे आप तो ये mg sin थीटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत के दौर पे यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होने वाला है, थीटा बढ़ाने पे sin थीटा भी बढ़ेगा। sin थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश कर रहा है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाओगे तो मोशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा। उस समय जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होता है, उसी को अपन कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उससे ज़्यादा अगर अपन एंगल दे देंगे तो बॉडी क्या कर जाएगा, वो mg sin थीटा बहुत अधिक हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और बॉडी आपकी डाउन द प्लेन मूव कर जाएगा। तो ये कंडीशन पढ़ाने के पीछे मकसद यही है। चलिए फटाफट इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे अपन इसके डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज,
तो इट इज मैक्सिमम एंगल of inclination, it is maximum angle of inclination, obviously of inclined plane, it is maximum angle of inclination of inclined plane till which block will not slide down on inclined plane, down on inclined plane. यही है डेफिनेशन भाई, ठीक है। तो इट इज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन टिल विच या अप टू विच ब्लॉक विल नॉट स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन आप लिख सकते हो, स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइड डाउन ऑब्वियसली ऑन इंक्लाइंड प्लेन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो आप समझ रहे हो कि थीटा कम होगा, mg sin थीटा कम होगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। थीटा को बढ़ाएंगे तो ब्लॉक ही मूव करने की टेंडेंसी होगी। तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां पर ब्लॉक जस्ट मूव करने लग जाए वही आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा। और वो आप यहां से देख सकते हो, ये आपका वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू से छोटी हो गई तो आपका स्टैटिक कंडीशन है, यानी tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहे, वो होगा μs के बराबर। यानी उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा, f की वैल्यू μa इंटू n के बराबर होगी। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज यही होने वाला, tan थीटा की वैल्यू μs के बराबर। ये आप यहाँ से देख सकते हो, थीटा की जो वैल्यू होगी वही आपके पास tan इनवर्स μs के बराबर होगी। यही आपका एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी ये इस थीटा से कम होगा तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा, इस थीटा से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। और जब इसी थीटा पर होगा तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होने वाला। समझ में आ गया एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। इसी से मिलता जुलता एक और एंगल है, वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, फिर भी देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी फटाफट यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए देखते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो उसको अपन डिफाइन पहले कर लेते हैं फिर समझते हैं। इट इज मैक्सिमम एंगल between contact force between contact force and normal force. It is maximum angle between contact force and normal force. इसी को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लेट अस एनालाइज दिस सिचुएशन। अपन क्या करते हैं, आपके पास सपोज कीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा है, रफ सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास रफ सरफेस है, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर अपन इस ब्लॉक जिसका मास m ले लेते हैं, अगर अपन इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इस पर फ्रिक्शन भी शुरुआत में लगता है और फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग जाएगा और आपके पास स्मॉल mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल mg को काउंटर बैलेंस कर रहा है। अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाएगा, स्टैटिक लगेगा शुरुआती दौर में, यानी जब फोर्स कम होता है उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स की बात करूँ तो भाई कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट ही तो नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल को अगर अपन वेक्टरली ऐड कर दें तो यही आपके पास कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ा दिया, सो दैट बॉडी जो है अभी भी इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब आपने फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा दिया और ये आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी है। तो आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, और फ्रिक्शन अगर बढ़ जाता है तो आपके पास कांटेक्ट फोर्स भी बढ़ जाता है और एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स भी आपका बढ़ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन बढ़ेगा तो कांटेक्ट फोर्स बढ़ेगा, कांटेक्ट फोर्स बढ़ रहा है तो एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स भी बढ़ रहा है।
तो भाई जो मैक्सिमम एंगल होता है ना, जो मैक्सिमम एंगल होता है किसके किसके बीच, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच, उसी को अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट इज अ मैक्सिमम एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होता है वो हमें पता है कौन सा फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। तो मान लीजिए ये जो मैंने सेकेंड केस जो ड्रॉ किया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को अपन एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे में जो एंगल बनाता है ये वाला जो एंगल है इसी को अपन क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्कस करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को चेकआउट कर रहे हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये आपके पास यहाँ पर एफ एस है तो ये भी आपके पास एफ एस होने वाला, और एफ एस की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपन टैन थीटा की वैल्यू को लिखें तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये रहा परपेंडिकुलर एफ एस, और डिवाइडेड बाई बेस आपका ये रहा नॉर्मल। और एफ एस की वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, म्यू एस इंटू एन है, और नीचे आपके पास एन है। एन से एन कैंसिल हो गया, और टैन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गया, म्यू एस के बराबर हो गया। टैन थीटा की वैल्यू हो गई म्यू एस के बराबर। और आपको यहाँ पर मन में डाउट आने लगा होगा कि सर ये तो एंगल ऑफ रिपोज जैसा हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई गलती अपन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन होने के पीछे रीज़न यही है कि दोनों की वैल्यू एट लास्ट सेम निकल के आती है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उन टर्मिनोलॉजी, उन अलग अलग डेफिनेशन को फॉलो करते हुए जब अपन एनालाइज करते हैं तो एट लास्ट जो फॉर्मूला निकल के आता है वो सेम है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में आपके पास इंक्लाइन प्लेन होता है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टिल विच ब्लॉक विल नॉट मूव डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसी को अपन एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम एंगल बिटवीन, ये आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स है एफ सी, ये जो फोर्स आपके पास दिख रहा है यही कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये मैक्सिमम एंगल जो बनाएगा नॉर्मल के साथ, इसी को अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि सर सवाल इस पे कैसे पूछे जाते हैं, तो सवाल बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड होता है। अब तक जो हमने फ्रिक्शन के जो भी सवाल हमने सॉल्व किए बिल्कुल सवाल वैसे ही रहने वाला। बस अब क्या होगा, अब आपको सवाल के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं देगा। क्या नहीं देगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं देगा। अब जो देगा वो आपको देगा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन देगा, या इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल में एंगल ऑफ रिपोज दे रखा होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज देना या एंगल ऑफ फ्रिक्शन देना अगर सवाल के अंदर देता है तो आपको घबराने का नहीं है, आपको समझ जाना है कि वो इनडायरेक्टली कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बता रहा है। जैसे मान लीजिए किसी भी सवाल के अंदर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 60 डिग्री, तो आप समझ जाइएगा कि जो म्यू एस की वैल्यू है वो tan ऑफ 60 डिग्री है, यानी कि √3 है। ठीक है ना। किसी भी सवाल के अंदर अगर मान लीजिए एंगल ऑफ रिपोज के वैल्यू के ऊपर बात कर रहा है 30 डिग्री, तो आपको समझ जाना है कि जब तक इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री से कम होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री से कम होता है, तब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। उससे ज़्यादा होगा तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच, वो tan ऑफ 30 डिग्री यानी 1/√3 है। तो सवाल बिल्कुल पहले जैसे ही होने वाले हैं, बस अब सवाल के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नाम मेंशन करके सवाल आपको एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन देगा। चलिए फटाफट अपन एक दो सवाल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल देखते हैं। जैसे ये है आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है। इसकी हाइट अपन h ले लेते हैं, इसकी हाइट जो है वो h ले लेते हैं। ये आपके पास थीटा दे रखा है और वर्टिकल प्लेन में सिस्टम है आपके पास। और आपने क्या किया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने एक ब्लॉक को छोड़ दिया जिसका मास स्मॉल m है। डेटा फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, m h और थीटा के टर्म में अपन कहानी कहने वाले हैं। और ठीक है, और सवाल में ये दे रखा है। अच्छा एक काम करते हैं, थीटा को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। इस थीटा को, ओहो हट जा भाई, ये नहीं हट रहा है, आइए इसको हटाते हैं। थीटा की वैल्यू कुछ ले लेते हैं ना, थीटा की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू हमने ले लिया 53 डिग्री। कितना ले लिया हमने, 53 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है सिस्टम को हमने यहाँ पर इस ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ दिया है ना, रेस्ट से यहाँ पे छोड़ दिया, सरफेस यहाँ पर रफ है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम टेकन
to reach the bottom end. Find time taken to reach the bottom end if, दो पार्ट है, A angle of repose is 60 degree and B angle of repose is 45 डिग्री। ठीक है, तो दो पार्ट है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज ऑब्वियसली इस इन सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है। तो पहला सवाल आपसे ये पूछा है कि ब्लॉक को यहां से आने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, जब एंगल ऑफ रिपोज जो है वो 60 डिग्री है। चलिए वीडियो को करना है पॉज और आपको करना है सॉल्व। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए जब एंगल ऑफ रिपोज कितना दे रखा है, पहले पार्ट में 60 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ रिपोज कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और एंगल ऑफ रिपोज से अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक स्लाइड करता है, और अगर एंगल ऑफ रिपोज से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कम हो जाता है इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंगल जो है वो 53 डिग्री है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है, यानी कि मैक्सिमम एंगल जब तक वो स्टेशनरी रहेगा वो 60 डिग्री है, और 60 डिग्री से ये 53 डिग्री कम है, इसका मतलब ब्लॉक इस कंडीशन में मूव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा, mg sin थीटा को काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो इस केस के अंदर ब्लॉक आपका मूव ही नहीं करेगा, और जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये यहाँ तक आने में उसको समय कितना लग जाएगा, इनफाइनाइट लग जाएगा, इसको लगेगा इनफाइनाइट, मतलब वो आ ही नहीं सकता है, ब्लॉक वहीं का वहीं क्या रहने वाला, रेस्ट पे रहने वाला। अब इस केस की अगर अपन बात करें, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 45 डिग्री, अरे भाई क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और 45 डिग्री से ये एंगल ज़्यादा है, यानी अपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा रखा है। इसका मतलब mg sin थीटा जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक होगा और ब्लॉक वाकई में मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो नीचे ऑब्वियसली आएगा, उसमें कितना समय लगता है वो अपन निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि डायनामिक्स के अंदर अपन FBD के हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, NLM के हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, और देन आफ्टर अपन धीरे धीरे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पोजीशन सब चीज़ निकाल लेते हैं। आइए फटाफट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन अगर अपन इसका FBD बनाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी टाइम पर अगर ब्लॉक यहाँ से यहाँ अगर आता है, FBD अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे नॉर्मल आ गया, mg के आपने इधर कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, इधर mg cos थीटा, ये थीटा के इधर पर कितना रखोगे आप, 53 डिग्री रखोगे, और cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो आपको रखना है 3/5 mg। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा, और mg sin थीटा sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है, तो ये आपके पास आ गया 4/5 mg। और यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन होती है। अब देखिए म्यू की वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री, म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 45 डिग्री, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan, म्यू इंटू एन होता है ना ये। अच्छा, जब देखिए यहाँ पर और कोई म्यू के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रखा, तो अपन इस टाइप के सवाल में कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो 45 डिग्री है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे म्यू इंटू एन, और इसको अपन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। म्यू के जगह पे आपके पास आ जाता है tan 45 डिग्री। देखिए मैंने आपको बताया था कि सवाल नॉर्मल ही आपसे पूछे जाएंगे, बस म्यू नहीं दे रखा होगा, म्यू के जगह पर एंगल ऑफ रिपोज दे रखा होगा, तो यहाँ से अपन उस फॉर्मूले के हेल्प से म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये tan 45 डिग्री आ गया, और नॉर्मल की जो वैल्यू है वो mg cos थीटा के बराबर है, mg cos थीटा यानी कि 3/5 इंटू mg। tan 45 डिग्री की वैल्यू m1 हो गया, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 3/5 mg। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, इधर 4 mg/5 है, इधर 3 mg/5 है फ्रिक्शन वाला, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 4 mg/5 माइनस 3 mg/5। देख लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो नेट फोर्स अपॉन मास करेंगे, नेट फोर्स में 4/5 mg माइनस 3/5 mg, ये आपके पास नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर लेते हैं अपन, मास स्मॉल m कैंसिल हो गया, 4 - 3 की वैल्यू 1 हो गई, और एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास g/5 हो गया। एक्सेलरेशन अगर g/5 हो गया तो अब टाइम निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा। अब कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइट पता है, थीटा पता है, तो ये वाली भी चीज़ निकल के आ जाएगी। बताइए कि भाई कैसा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपन इस हाइपोटेनस के हाइट के ऊपर बात करें तो कितना लिख सकते हैं, बताइए भाई। अपन क्यों नहीं इस वाले ट्रायंगल में sin 53 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं, sin of 53 डिग्री
तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास हाइट है और अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस की वैल्यू सपोज कीजिए एल ले लेते हैं, तो ये आपके पास एल आ गया। साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 53 डिग्री की वैल्यू हो गई आपके पास 4/5, ये एच अपॉन एल हो गया। तो यहाँ से आप एल को देख सकते हैं 5h/4 हो गया, यानी कि जो लेंथ मुझे कवर करना है यहाँ से यहाँ, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5h/4, है ना, 5h/4, ये आपके पास लेंथ आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, एस के यूटी प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस कितना कवर करना है अपने को, डिस्टेंस कवर कितना करना है, ये क्या हो गया, हाँ 5h/4 अपने को डिस्टेंस कवर करना है, सॉरी 5h/4 अपने को डिस्टेंस करना है। एस की वैल्यू यूटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हाफ, एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया g/5 और ये t का स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 5×5 = 25, 25/2, 5×5 = 25h, 25h/2, और नीचे में आपके पास g आ गया, 2g रहने दीजिए यहाँ पर, आपके पास ये टाइम का स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर रूट लेंगे, यही आपका पास आंसर आ गया। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, कुछ नया अपन नहीं करने वाले, बस दो छोटा छोटा हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा और उसको अपन कैसे यूटिलाइज करना है सवाल के अंदर, वो अपन देखने वाले हैं। बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। एक और बढ़िया सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये सवाल भी अपन देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक वायर फ्रेम है ना, ये आपके पास एक वायर फ्रेम है, आपके पास ये वायर फ्रेम है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और आपके ये एक वायर फ्रेम है ना, ये आपके पास है वायर फ्रेम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। वायर फ्रेम है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और हमने क्या रखा है यहाँ पर, कोई बेड रख दिया है, ठीक है ना, कोई आपके पास ये बेड है, और इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो म्यू दे रखा है ना, इन दोनों के बीच, यानी वायर फ्रेम और बेड के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल म्यू, यानी आपको समझ के जाना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। और आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट up to which bed can be placed on wire frame in equilibrium, यानी वायर फ्रेम के ऊपर इस बेड को अपन कितने मैक्सिमम हाइट तक इक्विलिब्रियम में होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन। आप वीडियो को करेंगे पॉज एंड देन करेंगे सॉल्व। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए जैसा कि एनएलए में भी हमने इस टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक अप्रोच बताया था कि अप्रोच यही रखना है कि भाई ये जो आपके पास कर्व सरफेस है ना, उस कर्व सरफेस को भी अपन इंक्लाइन प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? इंक्लाइन प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर बेड मान लीजिए यहाँ पर है, तो बेड को यहाँ पर होना है इस बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूँ और ये एंगल थीटा की मैं बात करता हूँ तो उस पर होना है ना, कि बेड को आप इस पे रखो, इस कर्व सरफेस पे ऊपर रखो, या इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उस टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंक्लाइन प्लेन है उस पे रखना, दोनों इक्विवेलेंट चीज़ होने वाला, दोनों इक्विवेलेंट ही बात है। ठीक है, तो समझ में आ रहा आपको। तो ये जो कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस को भी अपन इंक्लाइन प्लेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर जगह पर अलग अलग होने वाला है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन मैक्सिमम हाइट की। देखिए बेड को जैसे जैसे हाइट को आप बढ़ाओगे, यहाँ से यहाँ लेके जाओगे आप, तो आप देख सकते हो फिर वहाँ पे भी टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया? बढ़ गया। जब बेड कम हाइट पे था तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे तो थीटा कम था। बेड को ऊपर लेके जाओगे थीटा बढ़ेगा, बेड को और ऊपर लेके जाएंगे
थीटा और बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ाते जाओगे थीटा आप बढ़ा रहे हो, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हो। अब ये सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर बेस्ड है। एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता था भाई, आपके पास एक सरफेस दे रखा था, उस सरफेस को आप धीरे 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 ऊपर उठा रहे थे, ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही थी। एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया जहां पर ब्लॉक जस्ट मूव कर गया, दैट इज विल बी योर एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिकली अपन तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, रैदर अपन इस इंक्लाइन प्लेन इस कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं, हाइट बढ़ाने के लिए नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंटली आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी अपन बढ़ा रहे हैं। तो मैक्सिमम एंगल जहाँ पर, मैक्सिमम हाइट जहाँ पर आप उस ब्लॉक को रख सकते हो, वहाँ पर मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। कितना है वो, थीटा है। तो उसके ऊपर रखने पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, और ब्लॉक गिर जाएगा। यानी उस पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और अपन वहां पर ये काम जरूर कर सकते हैं कि tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू होगी वो म्यू एस के बराबर होगी। ये कहाँ से आया, एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, बैलेंस्ड कंडीशन होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास कहीं ना कहीं किसी एंगल थीटा पर ये क्या हो रहा होगा, एंगल ऑफ रिपोज वाला एंगल होगा। और tan थीटा क्या है, यहाँ पर आप थीटा देख सकते हो, थीटा क्या है, कर्व के ऊपर ये जो y, अच्छा इसका कर्व का इक्वेशन देना मैं भूल गया, इस कर्व का इक्वेशन है आपके पास, बिना कर्व के इक्वेशन का अपन सॉल्व नहीं कर सकते, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, बिना इस कर्व के इक्वेशन का अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ये नहीं दे रखा था, इसको ले लिया, ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्व। देखिए अब क्या करना है अपने को, tan थीटा में, थीटा क्या बेसिकली, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, और उस टेंजेंट जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वही तो थीटा है। और tan उसका ले लेते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये स्लोप हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व, ठीक है ना। ये इक्वेशन पता होना चाहिए। ये अगर इक्वेशन नहीं पता होगा, दूसरा इक्वेशन भी दे सकते थे, एक्स क्यूब दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो ये इक्वेशन के बिना ऑब्वियसली अपन सॉल्व नहीं कर सकते थे, माय बैड, मैंने पहले नहीं दिया। अब फटाफट अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको आप। तो आप यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व दैट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू एस के बराबर। और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन यही तो होता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गया, म्यू के बराबर हो गया, क्योंकि म्यू एस की जगह पर यहाँ पर म्यू दे रखा है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, इसकी वैल्यू म्यू के बराबर होगी। यानी आपको वो x मिल चुका है जहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है, यानी जहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होने वाला है, यानी वहाँ पर ब्लॉक जो होगा या बेड जो होगा वो जस्ट मूव करने वाला होगा। लेकिन सवाल में आपसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है हाइट पूछा है। यानी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ कहीं पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये हाइट चाहिए। हाइट तो अपन जमीन से मेजर करते हैं, क्योंकि वर्टिकल पर आपका नीचे है, और आपने क्या फाइंड किया, ये x फाइंड किया। तो इस x के करस्पॉन्डिंग ये y निकालने के लिए आप क्या करो, y की जगह पे x स्क्वायर कर सकते हो। तो हाइट की बात करें वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट होगा बेड का, और वो x स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हो म्यू स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बढ़िया। तो ये भी सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर बेस्ड है। चलिए अगले सवाल के ऊपर अपन मूव करते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज पे हमने एक दो सवाल देख लिया, एक दो सवाल अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर देख लेते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम है। ये आपके पास रफ ग्राउंड है ऑब्वियसली। इस रफ ग्राउंड के ऊपर हमने रखा एक ब्लॉक। क्या रखा है, एक ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर मास स्मॉल m दे रखे, और क्या हो रहा है भाई, और अपन क्या कर रहे हैं, इस पर लगा रहे हैं फोर्स F, इस पर लगा रहे हैं अपन कैप, कुछ फोर्स लगा रहे हैं अपन F, और दे रखा है फाइंड मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा दे रखा, अच्छा इस ब्लॉक को आप वेरिएबल फोर्स के साथ मूव कराने की कोशिश कर सकते हो या करा सकते हो, आपके ऊपर है। तो आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा, ठीक है ना। तो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो अगर थीटा है,
तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली किसके किसके कांटेक्ट फोर्स की अपन बीच, किसके किसके बीच कांटेक्ट फोर्स की बात करें अपन, ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर जो ब्लॉक है, यहाँ पर जो कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यही सवाल पूछा। चलिए वीडियो को पॉज करना है और आपको करना है सॉल्व। ओके, आइए अब अपन सॉल्व करके देखते हैं। भाई देखिए यहाँ पर अगर अपन एफबीडी बनाएंगे तो ये लगा आपके पास नॉर्मल, ये रहा आपके पास एमजी। थ्योरी पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक स्टेटमेंट जरूर पास किया था कि भाई जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, यानी जब फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, तभी कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम होता है और तभी एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इसी एंगल ऑफ कांटेक्ट को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको भाई, ये देखिए अब ये जो फोर्स है वो तो वेरिएबल हो सकता है, वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन अपने को वो लेना है क्योंकि मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी अपन मैक्सिमम एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल की बात करें, यानी अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दौरान की बात करें, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे ये आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है एफएस, और इस समय जो कांटेक्ट फोर्स बनता है वही मैक्सिमम होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये एफसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और ये जो एंगल है ये थीटा अपने को नोन है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू एमजी के बराबर है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट हो नहीं रहा है। अब करना कुछ नहीं है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप एमजी और थीटा के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में बात करने वाले हैं अपन, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हो, अगर अपन बात करें tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं tan थीटा नहीं, अपने को ये हाइपोटेनस चाहिए ना, और ये आपके पास बेस है, तो cos थीटा की बात करेंगे अपन। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यानी ये वाला, बेस यानी नॉर्मल, और हाइपोटेनस यानी ये वाला FC, और नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है, और ये रहा आपके पास FC। तो यहाँ पर FC की वैल्यू आपके पास आ जाती है mg अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ये जो फोर्स दे रखा था बस उस कंडीशन को मीट करने के लिए दे रखा था जहाँ पर कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम हो जाए, यानी कि आपका फ्रिक्शन कैसा हो जाए, लिमिटिंग हो जाए, बस उसको मेंटेन करने के लिए ये फोर्स की जरूरत थी। ऐसा सवाल में इसका कोई डायरेक्टली कोई यूज नहीं है। तो ये आपके पास कांटेक्ट फोर्स आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अपन कुछ नया नहीं कर रहे हैं, रैदर एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज जब वर्ड आता है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है म्यू को फाइंड करने के लिए, या कैसे सवाल के अंदर सॉल्व करना है, उस पर बेस्ड अपन कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं, छोटा छोटा सा। कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए कि भैया कोई नया चीज़ नहीं है, ये रूटीन है बस। जैसे एक डेटा के साथ देखते हैं, आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास ले लेते हैं 10 kg, ठीक है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। अच्छा, इस पर एक वेरिएबल फोर्स लगा लेते हैं ना, वेरिएबल फोर्स की जो वैल्यू है वो अपन लगा लेते हैं 2t स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है। 2t स्क्वायर फोर्स लग रहा है, वेरिएबल है। आपसे पूछा है फाइंड टाइम एट विच ब्लॉक विल स्टार्ट मूव, ब्लॉक विल start moving, या block will start moving. Find time at which block will start moving if angle of friction, if angle of friction is 37 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन 37 डिग्री दे रखा है तो कितने टाइम पर ब्लॉक मूव करने लगेगा, यही है छोटा सा सवाल, ठीक है। तो ये भी एक रूटीन प्रॉब्लम है, बस सवाल में क्या रहा है कि वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बता रहा है, वो आपको रेदर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता रहे हैं। चलिए वीडियो को करना है पॉज और देन करना है सॉल्व। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ फटाफट। इसका एबीडी आप बनाए, एबीडी में आपके पास इधर नॉर्मल आ गया, इधर आपके पास mg यानी कि 10 × g यानी कि 100 इधर, नॉर्मल इधर, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ये आपके पास फ्रिक्शन है। और मुझे पता है कि शुरुआत में फोर्स कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है। तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, स्टैटिक ही लगेगा। फोर्स और बढ़ेगा, फ्रिक्शन अभी भी स्टैटिक है, फोर्स को और बढ़ाओगे आप तो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, यानी अब जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो लिमिटिंग लगने वाला है। उससे ज़्यादा अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉक क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए टी की वैल्यू t0 सेकेंड पर ब्लॉक मूव कर रहा है, यानी उस समय जो फोर्स लगने वाला है, उस समय जो फोर्स लगने वाला है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है।
ठीक है। और फोर्स के एक्सप्रेशन में क्या है, 2T0 का स्क्वायर, वही टाइम आपसे पूछा गया T0 की वैल्यू, और Fs की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन, कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2T0 स्क्वायर Fs म्यू एस। अब देखिए म्यू एस की वैल्यू ही ये दे रखा है, ये बताने का मतलब ही हो वो इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता रहा है, tan ऑफ 37 डिग्री। तो म्यू एस को अपन लिख लेंगे tan ऑफ 37 डिग्री, और नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर यानी कि 100। तो यहाँ से आपके पास वो टाइम निकल के चला आएगा, 2T0 स्क्वायर tan 37 डिग्री कितना हो गया, 3/4 इंटू 100। इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये 4, ये आपके पास ओहो, तो ये आपके पास हो गया 25 हो गया, ठीक है। 4 25 इंटू 3 आपके पास ये 75 हो गया। तो यहाँ से आपके पास T0 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 75/2, और T0 की जो वैल्यू हो गई वो स्क्वायर रूट ऑफ 75/2, और सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं। फिलहाल यही आंसर मैं छोड़े जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि दिस इज जस्ट अ रूटीन प्रॉब्लम फ्रिक्शन का, बस एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज देकर आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक रूटीन प्रॉब्लम जैसा ही इसको सॉल्व करना है। और याद रखिएगा 99% टाइम ये बताने के पीछे, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज बताने के पीछे वो आपसे बस ये बता रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर करता हूँ होल्ड, स्टार्ट करेंगे अपन अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, जिसमें बहुत बच्चों को डर लगता है, लेकिन क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको आने वाला मज़ा और कोई टेंशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को करते यहीं पे क्लोज, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। चलिए भाई, सबको बाय बाय।